इस विज्ञान जागृति मंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मुझे विषय मिला है इंडियन हेल्दी किचन, भारतीय स्वस्थ रसोई। तो मैं उसके ऊपर अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, आपका समय खराब नहीं करता, सीधे हम विषय पर चलते हैं। किचन क्या है? किचन वह जगह है जहां पर खाना बनाया जाता है। खाना खाना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम सबका स्वास्थ्य, सेहत सब कुछ खाने पर निर्भर करती है और इस खाने का निर्माण होता है हमारे रसोई घर में। पर खाना कैसा हो, यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है। खाना कैसा हो? यदि खाना स्वादिष्ट हो तो बहुत अच्छा। यदि खाना स्वाद ना हो तो उसमें खाने का मन नहीं करता। तो खाना कैसा हो? तो हमारे हिसाब से तो खाना स्वादिष्ट ही होना चाहिए, परंतु ऐसे स्वाद का क्या जिसको खाने से हम बीमार हो जाएं। तो इसका मतलब तो खाना सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। तो मतलब इसका क्या हुआ? दोनों के बीच का बैलेंस होना चाहिए, अर्थात खाना स्वाद के हिसाब से और सेहत दोनों के लिए ही उपयुक्त होना चाहिए। सौभाग्य से जिस देश में हम रहते हैं उस देश में खाने का जो निर्माण होता है वो स्वाद के लिए और सेहत के लिए, दोनों के लिए ही उपयुक्त होता है। कैसे? इस बात को हम वैज्ञानिकता के साथ भी समझ सकते हैं। हमारे यहाँ पर भोजन के निर्माण में जो विधियाँ उपयोग की जाती हैं वो विधियाँ कुछ इस तरह से हैं कि भोजन में से पोषक तत्वों को भी बचा के रखती हैं और उसमें उपस्थित जीवाणु और विषाणुओं को पूर्णतः नाश करती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। भारत एक शाकाहारियों का देश है, अर्थात हम में से अधिकांश लोग शाकाहारी हैं। जो हमारा भोजन शाकाहार पर निर्भर करता है, परंतु हम में से बहुत सारे लोग आदिकाल से भारतीय भी मांसाहार का उपयोग करते हैं। पर किसी भी देश ने पूरे विश्व में भारत की तरफ आज तक ये उंगली नहीं उठाई कि यहाँ पर खान पान की वजह से उनके देश में किसी बीमारी का प्रचलन हुआ या भारत से कोई बीमारी किसी दूसरे देश को गई। इसके पीछे रीज़न क्या है? हमारे यहाँ पर जो लोग नॉन वेज खाते हैं उस नॉन वेज आइटम को वो हमेशा तेल में डीप फ्राइड करके बनाते हैं, जिस तेल का तापमान लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है और इस ताप पर जाने से उसमें जितने भी उपस्थित जीवाणु या विषाणु होते हैं वो पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर नॉन वेज आइटम ना तो कच्चे खाए जाते हैं, ना ही उन्हें उबालकर सूप की फॉर्म में खाया जाता है, जिससे कि उसमें उपस्थित जीवाणु या विषाणु रह जाएं। और इन सब चीज़ों का निर्माण होता है हमारी किचन में। तो चलिए हम एक तरफ किचन की तरफ चलते हैं। किचन क्या है? भोजन बनाने का स्थान। सिर्फ भोजन बनाने का स्थान? यदि किचन को हम ऐसा बोलें कि ये सिर्फ भोजन बनाने का स्थान है तो ये बात पूर्णतः गलत होगी। क्यों? किचन हमारा एक चलता फिरता औषधालय भी है। किचन एक हमारा चलता फिरता अस्पताल भी है। जो हमारा अपना अस्पताल है, हमेशा हमारे साथ रहता है। आपने बचपन में दादा दादी, नाना नानी इत्यादि के नुस्खे तो आजमाए ही होंगे। जैसे सिंपल सा जुमला है, थोड़ा सा भी जुकाम हो जाए तो घर में बड़े बूढ़े एक ही चीज़ कहते हैं कि तुलसी की चाय पी लो। जो चाय में अदरक डाल लेना, लौंग डाल लेना, ये क्या है? ये भी तो एक औषधि ही है। उसी तरह से यदि पेट में दर्द होता है तो हमें सजेशन मिल जाता है कि पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में क्या करना है। आपको कुछ नहीं कि बस पेट के सराउंडिंग, नाभि के आसपास आप हींग का लेप लगा लीजिए तो पेट दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। कान में दर्द हुआ तो लहसुन को तेल में उबालना है, जलाना है और उसमें जो तेल बना उस तेल को कान में डालना है। तो ये सब हमारे किचन के अंदर ही पाया जाता है। अर्थात हमारा किचन क्या है? किचन एक छोटा सा औषधालय है, हमारा अपना घर का अस्पताल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किचन में पाई जाती हैं। इन सब के बारे में हम धीमे धीमे करके डिस्कशन करेंगे। अब जरा चलते हैं हम अपनी पुरानी भारतीय किचन की तरफ। पुरानी भारतीय किचन, जैसे ही हम पुरानी भारतीय किचन को सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी तस्वीर उभर के आ जाती है। मिट्टी का चूल्हा, उस चूल्हे के सराउंडिंग कहीं थोड़े आसपास में रखी हुई बरोसी या तो मिट्टी के ऊपर उभार में एक गड्ढा कर आकृति करके बनाई जाती थी या जमीन में गोद कर बनाई जाती थी। जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें कंडे की आग पर दूध को गर्म किया जाता था।
इसके अलावा चूल्हे के आसपास कहीं रखी हुई सिल सिल जो मसाला पीसने के काम में आती थी, वही पीसने के काम में आती थी, काटने के काम में नहीं आती थी। अब इसके अलावा उन चीज़ों के बाद और भी थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं। किचन का, भारतीय किचन का एक प्रॉपर नियम होता था। सुबह और शाम खाना बनने के बाद उसका चौका लगता था। चौका एक पूरी तरह से होने वाला सैनिटाइजेशन प्रोसेस था, जो उसमें से उपस्थित जितने भी जीवाणु और विषाणु हैं उनका नाश करता था। उसी तरह से हम बात कर रहे थे बरोसी। बरोसी क्या था? दूध को गर्म करने के लिए उपयोग करने वाला स्थान, जिसमें दूध को कंडे की आग पर बहुत धीमी गति से गर्म किया जाता था। बहुत धीमी गति से गर्म होने की वजह से दूध में जो उपस्थित पोषक तत्व हैं उनके रिटेन होने की, उनके उपस्थित होने की प्रबल संभावना रहती है, अर्थात दूध में से पोषक तत्वों का नाश नहीं होता है। इसके विपरीत यदि हम गैस की आग पर दूध को तेजी के साथ गर्म करते हैं तो उसमें से उपस्थित जो तत्व होते हैं वो बहुत तेजी से खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से सिल का उपयोग कहाँ होता था? मसाले को पीसने के लिए। वास्तविकता में मसाला सिल पर पीसा जाता है, और आजकल जो किचन के अंदर हम यूज करते हैं मिक्सी या ब्लेंडर इत्यादि जो मसाला बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसमें मसाला छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है। पीसने और काटने का फर्क क्या? पीसने और काटने में छोटा सा डिफरेंस है कि यदि हम सिल पर मसाले को पीसते हैं तो मसाले के ऊपर एक प्रॉपर दबाव पड़ता है, और उस दबाव की वजह से मसाले में उपस्थित जितना भी ऑयल होता है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और ज़्यादा स्वाद देता है, और स्वाद के साथ साथ वह सेहत भी प्रोवाइड करता है। परंतु यदि मिक्सी के अंदर हम खाने को, मसाले को पीसते हैं तो उस कंडीशन में वो छोटे छोटे पीसेस में कटता है, उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट पूरी तरह से खाने के साथ में नहीं आता है। इन दोनों बातों का फर्क है। उसी तरह से मैंने डिस्कशन किया, दूध को गर्म करने के लिए जो हम बर्तन यूज करते थे वो मिट्टी के बर्तन होते थे। मिट्टी के बर्तन में हीट का जो ट्रांसफर होता है काफ़ी स्लो मोशन में होता है, काफ़ी स्लो गति के साथ होता है, जिससे कि उसमें उपस्थित जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनका नाश नहीं होता है। अब इसके अलावा भी आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। दूध को गर्म करने के लिए या सब्जी को बनाने के लिए पहले जो बर्तन यूज किए जाते थे वो बर्तन भी भारी सतह के होते थे। यदि भारी सतह के होने की वजह से भी उनमें उनके अंदर जो ऊष्मा का संचार है वो भी धीमी गति से होता था, और उनके पोषक तत्व ज़्यादा देर तक और ज़्यादा अच्छी मात्रा में फूड के अंदर उपस्थित रहते थे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, सिंपल सा उदाहरण है। जब किसी आप फंक्शन में जाते हैं और तो फंक्शन में जाने खाना खत्म करने के बाद जनरली आप दूध पीते हैं। जो दूध फंक्शन में आप पीते हैं और जो आप घर में पीते हैं, दोनों के स्वाद की तुलना कीजिए तो आपको ऐसा लगता है कि जो फंक्शन में दूध होता है उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा क्यों होता है उस विश्लेषण कीजिए तो आपको पता चलेगा। वो दूध को गर्म करने के लिए वहाँ पर कढ़ाई, लोहे का भारी बर्तन उपयोग करते हैं, और भारी बर्तन उपयोग करने से उसमें जो ऊष्मा का संचार है वो धीमी गति से होता है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा देर तक उपस्थित रहते हैं, या ऐसा बोलें कि दूध में से जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, और इस वजह से वो दूध ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक चटनी बना के देखिए, सिंपल सा है, आजकल पुदीना सीजन में उपस्थित है। चटनी बना के देखिए, चटनी से आपको पूरा आभास हो जाएगा। चटनी आपको दो तरह से बनानी है। एक चटनी बनानी है मिक्सी के थ्रू और दूसरी चटनी बनानी है सिल पर। जब आप चखेंगे तो आप पाएंगे सिल पर जो चटनी बनाई जाती है वो चटनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है बजाय मिक्सी में बनाई गई चटनी की तुलना में। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो पुरानी भारतीय किचन के गुणगान किए जा रहा हूँ, नई के बारे में नहीं बता रहा। नई क्या खराब है? नहीं, नई चीज़ें भी बिल्कुल खराब नहीं है, पर उनमें थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने पुराना एग्जाम्पल दिया कि पुराने किचन में रोजाना सैनिटाइजेशन का कार्य दोनों टाइम किया जाता था। वर्तमान में आजकल के जो किचन है एक छोटी सी जगह में बन जाते हैं और उसमें सामान बहुत ज़्यादा होता है।
तो वहाँ पर सफाई के लिए ऑब्वियसली कोशिश पूरी की जाती है, पर सफाई के लिए हाथ दूर दूर तक नहीं पहुँचता। तो उनको साफ करने के लिए जनरली घर में हम स्प्रे भी यूज़ करते हैं, हिट वगैरह का यूटिलाइजेशन करते हैं। और हमको पता है कि हिट के अंदर काफ़ी मात्रा में पॉइजनस केमिकल प्रेजेंट होता है। तो क्या वो हिट एक ही बार में फर्श पे से रिमूव हो जाता होगा, किचन की स्लैब से रिमूव हो जाता होगा? क्या उसमें से हार्मफुल गैसेस फूड आइटम के साथ नहीं टकराती होंगी? तो क्या फूड में उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं क्रिएट होता होगा? आप खुद सोच के देखिए, क्या हिट कॉकरोच को हिट करता है, इंसेक्ट को हिट करता है, या इंसान के स्वास्थ्य को हिट करता है? तो ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरह की लाइफ को जी रहे हैं और उसमें किन संशोधनों की आवश्यकता है। अब इससे निकलकर मैं थोड़ा सा किचन के अंदर जो मसाले पाए जाते हैं, जो भोजन में और जो चीज़ें उपयोग की जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मसालों में सबसे कॉमन किचन के अंदर जो पाई जाती है वो है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी पीले रंग का होता है और जिसे साबुत या पाउडर की फॉर्म में घर में उपयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा यह बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी काफ़ी बढ़ाता है। यदि चोट या मोच लगी हो तो हल्दी के पाउडर को प्याज के साथ पीस कर सरसों के तेल में पकाकर उस जगह पर बांधने से काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ साथ खांसी होने पर हल्दी को भूनकर शहद के साथ चाटने पर कुछ ही समय के अंदर खांसी समाप्त हो जाती है। उसी तरह से हल्दी के पाउडर को दूध के साथ रोजाना आहार की फॉर्म में शाम को लेने से यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ हल्दी का एक बहुत अच्छा गुण है, यह नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। इसका मतलब यह शरीर से अपने आप स्वतः ही शरीर में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों को, विष पदार्थों को बॉडी से रिमूव करने में हेल्पफुल होता है, काफ़ी मदद करता है। उसी तरह से किचन के अंदर दूसरा तत्व है धनिया। धनिया भी बहुत आसानी से पाया जाता है, पाउडर फॉर्म में भी प्रेजेंट है और साबुत फॉर्म में भी होता है। इसके दोनों ही चीज़ों को आप उपयोग कर सकते हैं। यह गैस से छुटकारा दिलाने वाला तथा पाचन तंत्र को ठीक करने वाला होता है। और यदि किसी के मुंह से दुर्गंध आती है तो थोड़ा सा सूखा धनिया चबाने से मुंह की दुर्गंध समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ यदि इस क्रिया को यदि वह लगातार करता है तो यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पेट दर्द होने पर भी धनिया के पाउडर को मिश्री के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर लेने से पेट दर्द में तुरंत आराम मिलता है। इसी तरह से अदरक हमारे घरों में नित्य उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः चाय बनाने में चाय के साथ होता है, परंतु अदरक के बारीक टुकड़ों को घी में भूनकर खाएं तो गठिया रोग समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ अदरक को तिल के तेल के साथ भूनकर जो तेल बने उस तेल को जोड़ों पर लगाने पर जोड़ों के रोग की समस्या से भी काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी दर्द कम हो जाता है। अदरक पेट दर्द, खांसी, नज़ला आदि में भी काफ़ी उपयोगी होता है। उसी तरह से अगला पदार्थ लेता हूँ लहसुन। लहसुन सब्जी को स्वादिष्ट बनाने में उपयोगी होता है। लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर उस तेल को कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। इसके अलावा खट्टी डकारें आने पर, पेट में मरोड़ होने पर, काली खांसी होने पर, हैजा, मलेरिया आदि के रोगों में भी लहसुन का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। काली मिर्च गैस की शिकायत हो, बदहजमी हो, खांसी हो, जुकाम हो, रतौंधी, पेचिस, मलेरिया, मसूड़ों का दर्द आदि ऐसी समस्याओं में काली मिर्च का बहुतायत में यूज करने पर, काली मिर्च का सीमित मात्रा में डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली यूज करने पर काफ़ी फायदा मिलता है। उसी तरह से अगला आता है सौंठ। सौंठ अदरक का ही सूखी फॉर्म में उपयोग करता है। यह ज्वार है। ज्वर, जुकाम, कमर दर्द, पेचिस, दस्त, उल्टी, दमा में सौंठ का बहुत अधिक उपयोग होता है। जायफल एक सॉलिड पदार्थ होता है, काफ़ी टाइट होता है, पर जायफल को घिसकर देने से सर्दी के कारण होने वाले जो दस्त हैं वो दस्त रुक जाते हैं।
जो बच्चों पे जनरली लेडीज बचपन में जायफल काफ़ी उपयोग में लेके आती हैं, जायफल के साथ हरड़ भी यूज़ करती हैं। इसी के साथ अगला आइटम लेते हैं इलायची। मुंह के छाले होने पर इलायची के पाउडर को शहद के साथ लेने पर छाले जो होते हैं वो सही हो जाते हैं, तथा जो इलायची है ये हमारी पाचन शक्ति को भी काफ़ी बढ़ाने वाला होता है। इसी के साथ अगला आइटम आता है हींग। दस्त होने पर हींग को भूनकर पानी के साथ लेने पर दस्त की समस्या से छुटकारा मिलता है, तथा पेट दर्द होने पर हींग को पानी के साथ लिक्विड की फॉर्म में बनाकर एक लेप बना लीजिए और उस लेप को नाभि के आसपास लगाने से पेट दर्द की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। मेथी गठिया रोग के लिए, पेचिस के लिए, कब्ज के लिए इत्यादि के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तेज पत्ता जुकाम है, रक्तपित्त, सिर दर्द आदि में तेज पत्ता काफ़ी उपयोगी है। राई का भी विशेष गुण है, उल्टी हो रही हो या किसी ने विष पदार्थ खा लिया हो तो उन दोनों ही दशाओं में राई का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। लौंग मुख की दुर्गंध हो, दांत का दर्द हो, मसूड़ों की प्रॉब्लम हो, खांसी हो, बुखार हो, अत्यधिक प्यास लगने का कारण हो, उल्टी होने पर यह लौंग काफ़ी हितकारी होती है। इसी तरह से हमारे किचन में बहुत सारे सामान पाए जाते हैं। हर सामान का अपना एक उपयोग होता है, पर सबकी उपयोगिता को यहाँ पर बता पाना संभव नहीं होता है। तो पर इन सब का अपना ही हर मसाले का अपना ही एक उपयोग है। आयुर्वेद में इन सभी मसालों की उपयोगिता सिद्ध की गई है। आयुर्वेद के अनुसार भारतीय भोजन शरीर के लिए पर्याप्त है। विदेशी किसी भी खाद्य पदार्थ की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारी सब्जियां, अनाज, फल पर्याप्त मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज पदार्थ इत्यादि प्रोवाइड करते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए किसी विदेशी चीज़ के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम यदि अपने जीवन में ढाल लें या उनको फॉलो करें तो हमारा शरीर और हमारा मन हर तरह से स्वस्थ हो सकता है। तो चीज़ें इस तरह से हैं। पहला तो है खाने की प्लेट का आकार व भार नियंत्रित करें। हर बंधु के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर बंधु से कह रहा हूँ इस बात को। खाने की प्लेट का आकार व भार नियंत्रित करें। आकार व भार। दूसरा, तले हुए भोजन से परहेज करें। तीसरा, नमक का जो सेवन है उसे कम करें। अगला, कृत्रिम चीनी के स्थान पर, आर्टिफिशियल शुगर के स्थान पर नेचुरल शुगर का उपयोग करें। ऐसे सिंपल भाषा में कहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चीनी के स्थान पर हम गुड़ का उपयोग प्रारंभ करें। मसालों का हम उपयोग करें, दालचीनी, तेज पत्ता इत्यादि। सभी किस्मों के अनाज खाएं, जो जैसा सीजन हो, जैसे सीजन में जो अनाज आते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, ज्वार हो, मक्का हो, बाजरा हो, हर तरह का अनाज हमें खाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।